नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ कार्तिकेय। जी हां, क्या है आज हम आज की वीडियो में किस बारे में बात करने वाले हैं? जी हां दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं आर्टिकल 14 के बारे में। क्या है सर आर्टिकल 14? आर्टिकल 14 सर बात करता है राइट टू इक्वलिटी के बारे में। क्या पढ़ेंगे सर हम इस वीडियो में? इस वीडियो में सर हम आज पढ़ने वाले हैं कि केस लॉज के बारे में। आर्टिकल 14 में कौन कौन से केस लॉज इंपॉर्टेंट हैं। वहीं अगर इसके इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो मेंस इंपॉर्टेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्या सर हम इस पर पढ़ने वाले हैं? इसमें सर हम पढ़ने वाले हैं इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में, जो कि हमारे आर्टिकल 14 का भाग है। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा टोटल 28 पेज का ये हमारा स्लाइड है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा आर्टिकल 14 जो है हम कितने ब्रॉड लेवल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं छूटने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी के बारे में। राइट टू इक्वलिटी हमारा किस बारे में बात करता है? अगर हम इसके प्रीएम्बल के माध्यम से अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या कह रहा है कि आर्टिकल 14 से और 18 द्वारा संविधान के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार हमारा कहाँ प्रदान किया गया है? तो हमारा किया गया है आर्टिकल 14 से लेके 18 के बीच में इसको किया गया है। ठीक है, और क्या है सर इसमें? और इसमें हम देखते हैं तो इसमें और है कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित समता का आदर्श अनुच्छेद 14 में निहित है। जो अनुच्छेद 14 में है वो हमारा किस में निहित है? उसमें क्या निहित है? हमारा समता का आदर्श निहित है। ठीक है सर, आगे क्या है इसमें? आगे इसमें राज्य द्वारा नीति बनाने में समता का सिद्धांत मौलिक अधिकार है, जिसकी झलक संविधान के भाग में अनुच्छेद 38, 39 क तथा 43 और 46 में देखी जा सकती है। ये क्या है सर? ये हमने को नहीं समझ में आया। देखिए, इसमें कह रहा है कि राज्य द्वारा नीति बनाने में समता का जो सिद्धांत होता है वह मौलिक अधिकार है। ठीक, जिसकी झलक अगर हम देखने की बात करेंगे तो हमको कहाँ दिखती है? 38, 39, 39A, 43 और 46 में देखी जाती है। ठीक है सर, क्लियर हो गया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो जो यूडीएचआर के बारे में हम बात करते हैं। यूडीएचआर का जो सेक्शन 7 होता है वो किसकी बात करता है सर? वो बात करता है सर मानवाधिकार की बात करता है। ठीक है सर, आगे हम बात करते हैं कि इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, ये क्या होती है सर? चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखेंगे तो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दोनों जो है एक दूसरे में अंतर्निहित है, जबकि देखने में ये दोनों अलग अलग लगते हैं। कैसे दोनों अलग अलग लगते हैं? चलिए हम इसको आगे भी देखेंगे। ठीक है सर, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सर इसमें इक्वलिटी बिफोर लॉ की। इक्वलिटी बिफोर लॉ क्या होता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ ये जो होता है एक निगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसमें 2 पॉइंट हमारे आते हैं। पहला होता है अब अब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज, मतलब किसी भी व्यक्ति को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, चाहे वो किसी भी रैंक का किसी भी पोस्ट का व्यक्ति हो। इसके अलावा दूसरा इसमें क्या है सर? इसमें दूसरा है इक्वल सब्जेक्ट ऑफ ऑल क्लासेस, मतलब जो एक समान सब्जेक्ट होना चाहिए है और वो सभी वर्गों पर वो क्या होना चाहिए? उसको लागू होना चाहिए बिफोर ऑर्डिनरी लॉ। ठीक है सर, चलिए आगे क्या इसमें कहता है? आगे इसमें कहता है कि यह सरकारों से अपेक्षा करता है कि वह कानून बनाते समय किसी भी स्पेशल प्रिविलेज न दे। मतलब अभी जो स्पेशल प्रिविलेज की भी हमने आपसे ऊपर बात की उसी के बारे में बात करता है। यह सरकारों से अपेक्षा करता है कि अगर आप कोई भी कानून बनाते हैं तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एक व्यक्ति नहीं होना चाहिए जिसको आप स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, नहीं तो ये समता के सिद्धांत को कहीं ना कहीं हनन करेगा। इसका मतलब क्या होता है? ओमिट टू डू, मतलब क्या नहीं करना चाहिए सरकार को। ठीक है, ऑर्डिनरी जो लॉ होते हैं इसके समक्ष जो होते हैं वो सभी बराबर होते हैं। ठीक है, इसमें फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में क्या है? इसमें है कि ये जो है एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, इसमें क्या कहा जाता है? ये कहता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन द इक्वल सर्कमस्टांसेस, मतलब एक समान अगर कोई वातावरण है, समान सर्कमस्टांसेस है तो उसमें आप सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेंगे। ये हमारा कहता है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा इसमें है कि आर्टिकल 14 को लागू करने के लिए अन्य आर्टिकल बनाया गया है, जैसे आर्टिकल 15, 16 एक्सेट्रा MP जैन के अनुसार। अतः आर्टिकल 14 एक घोषणा मात्र है। कभी भी आप किसी से सुने होंगे तो ये नहीं कहा होगा कि मेरा आर्टिकल 14 का वायलेशन हो गया, नहीं। कोई कहता हमारा आर्टिकल 15 का वायलेशन हुआ, कोई 25 का वायलेशन हो गया। कहीं ना कहीं अगर 25 का वायलेशन हो रहा है तो कहीं ना कहीं इक्वल आर्टिकल 14 का वायलेशन हो रहा है।
आर्टिकल 15 का वायलेशन रहा तो वो भी आर्टिकल 14 का वायलेशन रहा। कहने का मतलब जो हमारा आर्टिकल 14 होता है वो आर्टिकल हमारे बाकी जो इतने भी फंडामेंटल के जो आर्टिकल होते हैं उससे कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो आर्टिकल 14 किससे जुड़ा होता है? हमारे बाकी के आर्टिकल से जो हमारे फंडामेंटल राइट में जो निहित हैं। ठीक है सर, आगे क्या है सर इसमें, चलिए आगे देख लेते हैं। आर्टिकल 14 जो है सकारात्मक भेदभाव को सुरक्षा प्रदान करता है। अब सकारात्मक भेदभाव क्या होता है सर? चलिए हमने जैसे मान ली बात की, जैसे ये जनरल कैटेगरी का व्यक्ति है, काफ़ी धनी व्यक्ति है, दूसरा ओबीसी का है उससे कम धनी है, तीसरा है एससी का है उससे कम धनी, और एसटी का है वो उस सबसे कम धनी है। तो क्या अब इनको अगर इनके साथ अगर भेदभाव किया जाएगा, कैसा भेदभाव कि इनको थोड़ा सा कम प्रेफरेंस देगा किसी चीज़ में, इनको उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इनको उससे थोड़ा सा ज़्यादा, इनको उससे ज़्यादा, इनको सबसे ज़्यादा। कहने का मतलब है कि इस जो लाइन है इस लाइन के बराबर सबको जब इकट्ठा करने की जो प्रयास किया जाएगा इन लोगों के साथ भेदभाव करने को, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे सकारात्मक भेदभाव। ठीक है सर, समझ में आ गया सकारात्मक भेदभाव क्या होता है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये क्या होता है। ठीक है, चलिए इसमें पहला जो हमारा एक केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब आर्टिकल इस देश के सामान्य नागरिक को मिलता है तो हम ट्रांसजेंडर को कैसे इग्नोर कर सकते हैं। जी हाँ सर, ट्रांसजेंडर क्या होती हैं सर? सर ये ऐसी जेंडर होती हैं जिनको हमारे इसमें संविधान में एक अलग प्रिविलेज दिया गया है। जी हाँ सर, इसमें केस में बात क्या हुई थी? इसमें बात हुई थी कि जो हमारे जो देश के जो नेक जन जो व्यक्ति होते हैं जिनको हम लोग ट्रांसजेंडर कहते हैं, उनके लिए सरकार ने स्पेशल प्रिविलेज, मतलब कहने का मतलब कि उनको सभी के साथ बराबरी का अधिकार दिया कि उनके साथ हम कैसा भेदभाव कैसा कर सकते हैं, क्योंकि वो भी तो हमारे देश के कहीं ना कहीं नागरिक हैं। अतः उनको भी सामान्य नागरिक की तरह सारे अधिकार प्राप्त होंगे। ठीक है सर, समझ में आ गया सर। एक सर्किल हमने बनाया सर आपके लिए, क्या बनाया है सर? ठीक है, इसमें हमने बनाया है कि आर्टिकल जो 14 है वो हमारा जीनस है और आर्टिकल 15 और 16 है वो स्पीसीज है। कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा आर्टिकल 14 होता है वो बाकी के जितने भी आर्टिकल होते हैं, इसके ऊपर जितने भी आर्टिकल होते हैं सभी में निहित होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जीनस हो गया, ये हमारा स्पीसीज हो गया। ठीक, अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट चलिए देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है आर्टिकल 14 को हमेशा किसी न किसी दूसरे आर्टिकल के साथ पढ़ते हैं। अभी हमने आपको ऊपर बताया कि कभी भी कोई ये नहीं कहेगा कि हमारा आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है जबकि अन्य आर्टिकल का वायलेशन होता है, तो उसको हम 14 के साथ जोड़ के पढ़ते हैं। और क्या है सर इसमें? और इसमें है आर्टिकल 14 सिटीजन, नॉन सिटीजन, नेचुरल या जस्टिस पर्सन सभी के ऊपर लागू है। हमने भी आपको बताया कि इस देश में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं सभी के ऊपर आर्टिकल 14 लागू है। ठीक है सर, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केस बता दीजिए सर। ठीक है सर, हम बता देते हैं। पहला केस हमारा क्या है? पहला केस हमारा इसमें है कि बैंक नेशनलाइज केस है। ठीक है सर, दूसरा क्या है? दूसरा हमारा आरसी कूपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा केस है बेनेट कोलमैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है। ठीक है सर, बैंक नेशनलाइज किसमें क्या हुआ था? ठीक है सर, इसमें बता देते हैं। बैंक नेशनलाइज और बेनेट कोलमैन में कहा गया था कि यदि आप इंडिविजुअल व्यक्ति के फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स कर रहे हैं तो उन व्यक्तियों से बनी अगर कोई कंपनी है तो आप उसको इन्फोर्स नहीं कह सकते। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, उसको हमारे देश में पूरा फंडामेंटल राइट उपलब्ध है, अगर उन्हीं जैसे व्यक्तियों से मिलकर अगर कोई कंपनी बन जाती है, कोई कंपनी का निर्माण हो जाता है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि हम इनको फंडामेंटल राइट नहीं देंगे। तो अगर किसी भी एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट उसमें निहित है इस कंपनी में, तो उस कंपनी को भी हम फंडामेंटल राइट का प्रोटेक्शन देंगे। ये हमारा बेनेट कोलमैन और बैंक नेशनलाइज कंपनी में इसको कहा गया था। ठीक है सर, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं सर? चलिए हम इसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें सामाजिक न्याय को समझना होगा। ठीक है सर, जिसका उल्लेख प्रस्तावना में। ठीक है, सामाजिक न्याय अब क्या होती है सर? सामाजिक न्याय हमारी जो होती है मानवाधिकार तथा समानता के सिद्धांत पर टिका होता है। ठीक है सर, अगला क्या होता है? इसमें एक ऐसी व्यवस्था की परिकल्पना करते हैं जिससे समता के सिद्धांत का एकीकरण हो सके। जो हमारा समता का जितना भी सिद्धांत है उन सभी को हम एक जगह इकट्ठा कर पाए, उसी को हम क्या कहते हैं? समता का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है,
अतः इसमें क्या कह रहा है कि आर्टिकल 14 डायरेक्टली सोशल जस्टिस से जुड़ा हुआ है, मतलब समाज में पूरा न्याय स्थापित करना वो हमारा आर्टिकल 14 का काम है। ठीक है, जो हमारे न्याय जीवन में आत्मसात हो सके हम उस सामाजिक न्याय को कहते हैं। मतलब कि ऐसा न्याय जो हमारे जीवन में आत्मसात हो सके उसी को हम कहेंगे सामाजिक न्याय है। अब वैसे न्याय का क्या जो हमारे ऊपर लागू ही नहीं हो रहा है, जिससे हमें कहीं ना कहीं अधिकार ही नहीं मिल रहा है, तो ऐसे न्याय का हम क्या करेंगे? तो इसीलिए कह रहे हैं कि ऐसा न्याय जो हमारे जीवन में आत्मसात हो सके उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे सामाजिक न्याय कहेंगे। ठीक है सर, चलिए हमें इंडिविजुअल ट्रीटमेंट की ओर नहीं बल्कि एक ग्रुप ट्रीटमेंट की ओर जाना है। सामाजिक न्याय हमारा क्या कहता है कि किसी एक व्यक्ति के लाभ से मतलब नहीं, हमें एक ऐसा नियम बनाना है जिससे एक ग्रुप ट्रीटमेंट हो सके, एक बड़े से समूह का लाभ हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो सके। ठीक है सर, अगला इसमें क्या पॉइंट है? अगला पॉइंट हमारा है कि भारत का संविधान एक सामाजिक पात्र है। ठीक है, यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह अन्यायपूर्ण परिस्थितियों का चयन करे। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वो देखे कि उसके राज्य में कौन कौन सी ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पे अन्याय हो रहा है, तथा उस अन्यायिक परिस्थितियों की पहचान कर उसकी समाप्ति के लिए क्या बनाए? कानून बनाए। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा राज्य का कार्य होता है। ठीक है सर, आगे क्या है सर? प्रोफेसर डाइसी के बारे में। प्रोफेसर डाइसी के बारे में इन्होंने ही पहली बार रूल ऑफ लॉ को लाया था। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं रूल ऑफ लॉ एंड आर्टिकल 14। ठीक है, अब इसको मिला के हम समझते हैं। ठीक है, विधि के समक्ष समता की गारंटी उसी के समान है जिसे प्रोफेसर डाइसी ने ब्रिटेन में विधि शासन कहा है। मतलब जो हमारे देश में विधि का शासन है, ठीक है, विधि के समक्ष जो समता है, ये ठीक उसी समान है। किस समान है? जो ब्रिटेन में प्रोफेसर डाइसी क्या कहते हैं? विधि का शासन है। विधि का शासन है, उसी के समान हमारा क्या है? विधि के समक्ष समता है। ठीक है, ये कौन कहता है? हमारा प्रोफेसर डाइसी कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट हमारा क्या है? विधि का शासन का अर्थ है कोई भी व्यक्ति हो वो विधि से ऊपर नहीं है। आप लॉ से ऊपर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, और कौन है? उपराष्ट्रपति हो, गवर्नर हो, आम आदमी हो, कोई गरीब हो, अमीर हो, सबके खिलाफ एक ही नियम लागू होगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि लॉ से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, सामान्य विधियों के अधीन तथा साधारण न्यायालयों में अधिकारिता के भीतर है। ठीक है, वही कह रहा है। वही हमने इसमें अगले पॉइंट में क्या लिखा? राष्ट्रपति से लेकर देश के निर्धन व्यक्ति को समान विधि के अधीन और बिना औचित्य के किसी भी कृत्य के लिए समान रूप से उत्तरदायी हो सकता है। मतलब कोई भी आप करिए, कृत्य करिए, अगर वो कहीं ना कहीं कानून को उल्लंघन करता है तो भाई आप राष्ट्रपति हो, देश के पहले नागरिक हो या फिर सबसे लास्ट नागरिक हो, कोई निर्धन व्यक्ति हो, तो दोनों के बीच सेम समान क्या बोलते हैं? लॉ लागू होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारा क्या है? इस संबंध में सरकारी अधिकारियों और साधारण व्यक्तियों में विभेद नहीं किया गया है। ठीक है, कोई ये नहीं कहेंगे भाई आप सरकारी कर्मचारी, हम आपके ऊपर क्यों लगाएंगे, और जो समान नागरिक हैं, साधारण नागरिक हैं, दोनों के साथ हम समान व्यवहार करेंगे। ठीक है सर, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है सर? अगला पॉइंट हमारा है इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, एम नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इक्वलिटी बिफोर लॉ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है, ये क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चर का भाग है। ठीक है सर, इसके अलावा दूसरे केस में क्या कहा था? स्टेट वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार 1992 के केस में क्या कहा था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आर्टिकल 14 में जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, दोनों ही विषय आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों विषय आप एक दूसरे से अलग नहीं हैं। वहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ है वो जो एक निगेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये सभी पर लागू होता है तथा उसे सामान्य कोर्ट द्वारा लागू किया जाता है। ठीक है, ये कौन? इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका अर्थ है कोई भी विधि के ऊपर नहीं है, अभी हमने ऊपर भी बताया। इसके अलावा इसका क्या अर्थ है सर? इसका अर्थ है कि इसका ऊपर एक सम्राट अपवाद है जो कभी गलती नहीं कर सकता। ब्रिटेन में देखिए ये एक प्रावधान किया गया कि जो वहाँ का सम्राट होता है, क्राउन होता है, वहाँ कहा जाता है वो कभी गलती कर ही नहीं सकता है, तो इसका अपवाद हो जाएगा। ठीक है, कि उसके ऊपर कोई ये सब लागू नहीं होंगे। कौन? इक्वलिटी बिफोर लॉ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे इसमें क्या है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कोई भी व्यक्ति कानून के ऊपर नहीं है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। ठीक,
चलिए अगला पॉइंट क्या है, स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव हमारा लेटेस्ट केस है 2017 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि आप कानून के ऊपर थोड़ी हैं भाई, कानून के नज़र में सब कोई बराबर है। अगर ये इक्वलिटी बिफोर ना होता तो आज हमारे लालू प्रसाद यादव जो जेल में ना होते, कहीं ना कहीं वो बाहर होते। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ में किसी के साथ बर्बरता नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको स्पेशल प्रिविलेज कर दे सकते हैं। कहने का मतलब है कोई भी व्यक्ति अगर जेल में बंद हो गया तो ये थोड़ी कि आप सुबह शाम उसको दवा के रूप में 2-2 लाठी दे रहे हैं, 3-3 लाठी दे रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, नहीं, आप उसके साथ बर्बरता जैसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं। वहीं स्पेशल प्रिविलेज की बात करें मैं कि भाई कोई मान लीजिए कोई नेता मंत्री कोई चले गए जेल में, तो आप उनको अलग से भैया सोफ़ा दे रहे हैं बैठने के लिए, उनको अलग से रहने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा उनको प्रेफरेंस देना, तो नहीं, स्पेशल प्रिविलेज आप नहीं देंगे। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ यही कहता है। एग्जाम्पल जो हमने बताया लालू प्रसाद यादव, संजय दत्त और एसएसपी महोबा, ये तीनों केस हमारे लेटेस्ट है, ये हमारा इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में बताने के लिए। प्रोफेसर टैसी के जो अनुसार है वो क्या है, इनके अनुसार रूल ऑफ लॉ जो है इसके 3 प्रोविज़न हैं। 3 प्रोविज़न क्या क्या हैं, चलिए उसको देख लेते हैं। पहला प्रोविज़न हमारा है कि मनमानी शक्ति का अभाव तथा विधि की सर्वोच्चता। भाई आप कोई विधायिका हैं, कार्यपालिका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मनमानापन करेंगे। ठीक है, आप मनमानी शक्ति का यहाँ पे अभाव है तथा विधि की सर्वोच्चता इसमें बताई गई है। इसका अर्थ है कि विधि की सर्वोच्चता न कि सरकार की मनमानी शक्ति। ठीक है, अन्य शब्दों में एक व्यक्ति को केवल विधि के उल्लंघन के लिए ही दंडित किया जा सकता है। ठीक है सर, अगला क्या है, किसी अन्य बात के लिए नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति विधि का उल्लंघन करेगा तभी उसको दंड देंगे, ऐसे झूठे थोड़ी उसको उठा के आप जेल में बंद कर देंगे, उसको लगेंगे मारने पीटने। सरकार का मतलब ये थोड़ी होता है, उसी को बोलते हैं मनमानी शक्ति। आप मनमानी शक्ति नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारा, डबल जियो पार्टी। डबल जियो पार्टी का मतलब क्या है, एक व्यक्ति को एक से अधिक बार किसी एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए आप सजा नहीं दे सकते हैं। ये हमारा कौन कहता है, डबल जियो पार्टी। अब कोई सरकार कह दे भाई हम तो सरकार है, हम तो चाहे जब मन करे तब हम सजा देंगे। कल को सरकार चेंज हो गई, कहेगी अरे चलो तुम परसों एक सजा किए थे ना, कोई एक अपराध किए थे, चलो तुमको सजा देते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है। वो हमारा आर्टिकल 14 में 14 सब क्लास 1 में डबल जियो पार्टी के बारे में बात किया गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्या है कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का केस आया था। इस केस में क्या हुआ था सर, इस केस में चलिए हम बता देते हैं। इस केस में मुख्य रूप से पासपोर्ट का मामला था। इसमें जो मेनका गांधी थी उनको पासपोर्ट जारी हुआ था कब, 1 जुलाई 1976 को। ठीक है, इसके बाद इनका जो पासपोर्ट था 4 जुलाई 1977 को जब्त कर लिया गया और कहा गया, जब इन्होंने पूछा कि भाई हमारा पासपोर्ट आप क्यों जब्त किए हैं, तो इनको कारण नहीं बताया गया। कहा गया कि भाई विदेश मंत्रालय से आई ऐसा आदेश है कि हम आपका पासपोर्ट आपको नहीं दे सकते, आपको बाहर नहीं जाने दे सकते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस देश में मजाक चल रहा है, इस देश में मजाक चल रहा है कि आप किसी को आप कहीं जाने नहीं देंगे, आप उसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करेंगे। अगर आपने उनका पासपोर्ट जब्त किया है तो उसका कोई रीज़न होना चाहिए ना। वो रीज़न कैसा होना चाहिए, वो जस्ट फेयर तथा रीजनेबल होना चाहिए। आप ऐसे किसी को नहीं आप रोक सकते हैं। अतः यह केस डायरेक्टली रूल ऑफ लॉ से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है कि आर्टिकल 361 जो देश के राष्ट्रपति, गवर्नर आदि जो अपने पद पर हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर नहीं दिखी। ये जो है स्पेशल प्रिविलेज दी गई है आर्टिकल 361 में कि जो हमारे देश के जो सर्वोच्च नागरिक होंगे, राष्ट्रपति हो गए, गवर्नर हो गया, अन्य अधिकारी हो गए, तो उनके खिलाफ तब तक एफआईआर नहीं दर्ज हो सकती है जब तक उनके जो एचओडी हैं वो कंफर्मेशन अपना न दे दे। अब आप कहेंगे सर ये तो इक्वलिटी बिफोर लॉ का पूरी तरीके से हनन है। मैं कहूँगा नहीं है हनन। क्यों नहीं है, चलिए इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए देश का कोई राष्ट्रपति है, गवर्नर है, ठीक है, और भी कोई पर्सन है, तो यही लोग तो हैं जो हमारे जो संविधान है उसमें जो नियम कानून है उसको मेंटेन बनाए रखते हैं। उनका इन्हीं लोग का तो काम है। अब जब इन्हीं लोग को हटा देंगे तो कैसे हमारे संविधान की जो सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्पेशल प्रिविलेज दिया गया है ये इनके लिए सही है। और क्या कहा गया है, तब तक एफआईआर नहीं हो सकती जब तक ये अपने पद पर आसीन है। भाई अपने पद से हट जाएंगे तो आप इनके ऊपर एफआईआर कर सकते हैं। और कह रहा है इनके पद पर भी रहते हुए इनके ऊपर एफआईआर हो सकता है, लेकिन कब, जब तक उनका जो एचओडी है वो अपना कंफर्मेशन नहीं दे दे। कोई एचओडी भाई क्यों कंफर्मेशन देगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति है उसके खिलाफ कोई करप्शन का मामला आया, अब वो उसको कोई कहा कि हम
उसको फंसाया जा रहा है कि तुम अपना सारी भेद बता दो, नहीं तो क्या बोलते हैं, अब से सरकार बोल रही है एचओडी से कि आप इनको अपना वो दे दीजिए, कंफर्मेशन दे दीजिए। तो वो ये व्यक्ति इनसे कहता है कि आप कंफर्मेशन एक बार दीजिए, हम बता देंगे कि आपका भी इसमें हाथ है। तो कहीं ना कहीं एक बहुत क्रिटिकल कंडीशन होता है कि जहाँ पे एचओडी अपना कंफर्मेशन देता है। ठीक है, अगला इसमें क्या है, अगला इसमें कानून इसमें ये है कि यह व्यवस्था रूल ऑफ लॉ तथा इक्वलिटी बिफोर लॉ को कमज़ोर नहीं करता है, अपितु ये संवैधानिक जो कार्य होते हैं उनको मजबूत करता है। जैसा अभी हमने आपको बताया, जो संवैधानिक कार्य होते हैं उसको मजबूत करते हैं, ये कमज़ोर नहीं करता है। यह अपवाद केवल ऑफिशियल ड्यूटी पर है, केवल जो ऑफिशियल ड्यूटी होती है, जो पद पर जब लोग आसीन रहते हैं उन्हीं के लिए है, सबके लिए नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें पॉइंट हमारा क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ था। तीसरा क्या था, ये हमारा था द कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड। अब हम इसमें बात करेंगे तो प्रोफेसर डाइसी का जो ये 3 सिद्धांत था, ये हमारे देश में केवल जो पहला और दूसरा जो था यही लागू था, ये तीसरा हमारा जो कॉन्सेप्ट था ये लागू नहीं है। ठीक है, चलिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। क्या है सर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, चलिए इसको भी देख लेते हैं। विधि के समान संरक्षण का अधिकार अमेरिकन संविधान के 14वें संविधान संशोधन द्वारा अधिकार को समान ही है। मतलब जो अमेरिका में 14वां संविधान संशोधन हुआ था उसी के समान हमारे यहाँ क्या है, विधि के समान संरक्षण का अधिकार दिया गया है। ठीक है, इसका क्या अर्थ है सर, चलिए बताते हैं। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान विधियों के अधीन रखना चाहिए, अर्थात समान रूप से लागू करना चाहिए, चाहे विशेषाधिकार के दायित्व ही क्यों ना हो। मतलब कहने का मतलब है सभी के साथ आप समान व्यवहार करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, आगे क्या है सर, आगे इसमें है कि इस पदावली का निर्देश देता है इस पदावली निर्देश देता है कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों का कोई भी भेद नहीं करना चाहिए और न ही एक ही विधि सब पर लागू करना चाहिए। ठीक है, एक ही विधि आप सब पर लागू भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि भाई सबकी कंडीशन अलग अलग होती है। इसके अलावा समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों में कोई भी भेद नहीं करना, अगर एक ही समान परिस्थिति के लोग हैं तो आप उनमें भेदभाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है सर, अगला पॉइंट बता देते हैं। यह है कि यदि विधान विषय वस्तु समान है, यदि विधान की विषय वस्तु समान है तो विधि एक ही तरह लागू होनी चाहिए। अगर विधान मंडल द्वारा कोई विषय वस्तु बनाई गई है जो एक समान है तो उनके ऊपर जो लॉ लागू होगा वो भी एक समान ही होगा, वो अलग नहीं होगा। इस प्रकार यह नियम है कि समानों के समान विधि लागू करना चाहिए, न कि असमानों के साथ समान विधि। अगर लोगों के बीच समानता है तब आप उनके साथ समान विधि लागू करेंगे, अगर असमानता नहीं है, अगर ये दोनों के बीच में समानता नहीं है तो इनके आप लागू नहीं कर सकते एक विधि। ठीक है, अलग अलग विधि फिर लागू करनी पड़ेगी। ठीक है सर, अगला क्या है इसमें, अगला इसमें देख लेते हैं। इसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। क्या एक्सेप्शन होते हैं, जिसे पब्लिक सर्वेंट को स्पेशल प्रिविलेज मिला होता है लेकिन वह भी जस्ट फेयर रीजनेबल होना चाहिए। ठीक है सर, क्या है इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई सरकारी कर्मचारी है, अगर आप उसको स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं तो उसका कोई कारण होना चाहिए, जस्ट फेयर रीजनेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बिना उठाए मन माने तरीके से आप किसी को स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं। कहने का मतलब अगर कोई विकलांग है तो उसको स्पेशल प्रिविलेज दे सकते हैं। मान लीजिए कि भाई सब लोग 10 बजे ऑफिस आते हैं, आप 11 बजे आइएगा, इस तरीके से। ये एक एग्जाम्पल था। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट हमारा है कि कुछ सर्टेन क्लास के पर्सन होते हैं वो जिन्हें स्पेशल रूल से रेगुलेट किया जाता है। भाई कुछ क्लास के ऐसे लोग होते हैं जिनको स्पेशल रूल से रेगुलेट किया जाता है। ठीक है सर, अगला इसमें क्या है पॉइंट, संसद देश की सेना तथा जवानों को पाबंदित कर सकती है। अभी जो स्पेशल प्रिविलेज है वो किसको दिए जाए, जो हमारे देश की सेनाएं होती हैं, जवान होते हैं। ठीक है, इनको क्या किया जाएगा, इनको आर्टिकल 33 और 34 के अंतर्गत इस देश की एकता और अखंडता को मजबूती मिलती है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है सर, इसके अंदर इनके शक्तियों को पाबंदित किया जा सकता है। क्यों किया जाता है सर, वो किया जाता है देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। इसका कुछ संवैधानिक प्रोविज़न है। क्या है सर संवैधानिक प्रोविज़न, चलिए उसको भी देख लेते हैं। कि अपवाद के स्वरूप में इमरजेंसी और लॉकडाउन आदि होने पर फंडामेंटल राइट को पाबंद किया जा सकता है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर। हमारे देश में भी आपने देखा जो लॉकडाउन लगा था, इसमें पूरी तरीके से सरकार का नियंत्रण था और सबको घर से निकलने पे बाहर पाबंदी थी। तो जैसे लॉकडाउन जैसी कोई प्रावधान हो गया, कोई महामारी आ गई, इसके अलावा कोई इमरजेंसी प्रोविज़न हो गया, तो इसमें आपके फंडामेंटल राइट को पाबंदित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट इसमें क्या है सर, अगला पॉइंट है हमारा, अतः इसमें हम आर्टिकल 14 का अपवाद कह सकते हैं। ठीक है सर, समझ गए इसको हम। आर्टिकल 31C और
आर्टिकल 31C में क्या कहा गया है सर? इसमें कहा गया है कि 39B और C जब इसे लागू करने का दौरान फंडामेंटल राइट होता है, वायलेट होता है तो कोई बात नहीं। कहने का मतलब जो हमारा आर्टिकल 31C है, इसमें क्या कहा गया है कि जब हम आर्टिकल 39B और C को जब लागू करेंगे, ये हमारा DPSP का भाग है, अगर इसके दौरान अगर कोई फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो कोई बात नहीं, हो जाने दो, ठीक है। इसका एक टैग क्या था? इसका टैग क्या था कि व्हेन 39C कम्स इन देन आर्टिकल 14 गो आउट। जब हमारा आर्टिकल 39 का C जो है, ये जो हमारा अंदर आएगा, इन आएगा, तो ये हमारा बाहर चला जाएगा। कौन? आर्टिकल 14, ठीक है सर। अगले इसमें क्या है? अब हम बात करेंगे सर इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के बारे में। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है? चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें है कि आर्टिकल 14 का वर्गीकरण अनुमति देता है किंतु वर्ग विधान को निषेध करता है, ठीक है सर। अगले इसमें क्या है कि विधि के समक्ष समता का अर्थ इसका क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि प्रत्येक विधि समान प्रकृति का ही तथा एक ही विधि सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू की जा सकती है, ठीक है। मतलब जो प्रत्येक विधि होती है वो क्या होती है? वो समान प्रकृति की ही, एक ही विधि, जिस मतलब एक ही विधि के लोग हैं, एक ही सर्कमस्टांसेस के लोग हैं, तो उनका समान रूप से लागू होगी। समानता का क्या अर्थ है सर? समानता का अर्थ यह नहीं है कि विधि का सार्वदेशिक प्रयोग होता है, ठीक है, क्योंकि सभी व्यक्ति प्रकृति योग्यता परिस्थितियों एक ही समान परिस्थितियों में नहीं होती हैं, ठीक है। इसलिए हम समानता का अर्थ ये नहीं कह सकते कि सबके खिलाफ एक ही तरह की विधि लागू होगी, ठीक है सर। व्यक्तियों के विभिन्न वर्गों की आवश्यकता प्रायः उनके व्यवहार की अपेक्षा करता है, ठीक है सर। इसमें एक पॉइंट क्या है सर? अपने ब्रैकेट में क्या लिखा है बता देते हैं हम। इसमें लिखा है कि लॉ के डायमेंशन में कौन आएगा, कौन नहीं आएगा, यही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है कि हम किसी रीजन के आधार पर किसी को क्लासिफाइड कर सकते हैं, कब नहीं, यही हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ठीक है सर। समझ में आ गया एकदम से? चलिए ठीक है, अगले देखते हैं। आगे हमारा क्या है? KM नानावटी वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में था। इसमें क्या बताया गया था सर? इसमें बताया गया था कि लॉ हमेशा नेचर के आधार पर इस्तेमाल होता है, ठीक है सर। वर्ग विधान के बारे में कुछ बता दीजिए सर। ठीक है सर, बता देते हैं। वर्ग विधान हमारा क्या कहता है? जिसे ज़रूरत हो उसे वर्ग में शामिल करना तथा जिसे ज़रूरत न हो उसे उससे अलग कर देना, यही वर्ग विधान होता है, ठीक है सर। टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन को हम कैसे समझेंगे? चलिए इसको बता देते हैं। वर्गीकरण एक बोधगम्य अंतरक पर आधारित होना चाहिए, ठीक है, एक बुद्धिमानी पूर्ण एक वर्गीकरण होना चाहिए जो एक वर्ग में शामिल किए गए व्यक्तियों तथा वस्तुओं को उसके बाहर किए रहने वाले व्यक्तियों तथा वस्तुओं में विभेद करता हो। मतलब जो व्यक्ति अंदर हैं, ठीक है, अब ऐसे समझिए, जो व्यक्ति अंदर हैं, अंदर को कैसे लिखूँ? अंदर, और जो व्यक्ति बाहर है, इन दोनों के बीच में इनको क्यों बाहर रखा गया है, इनको क्यों अंदर रखा है, इन दोनों के बीच में एक टेस्ट होना चाहिए, एक रीज़न होना चाहिए कि इनको रखने का एक कारण होना चाहिए, ठीक है। यही होता है हमारा टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, ठीक है सर। आगे क्या है इसमें? अगला पॉइंट क्या बता दीजिए? अगला पॉइंट हम बता देते हैं। अंतरक अवश्य उस उद्देश्य में तर्कसंगत संबद्ध हो जिसे प्रश्नगत अधिनियम बनाकर मंत्रीकरण प्राप्त करना चाहता है। कहने का मतलब है कि इस उद्देश्य से आप अलग कर सकते हैं, जिसमें क्या होता है, आप इनके साथ समान व्यवहार कर सकें, ठीक है सर। लॉ हमेशा कोई विषय प्रभावित नहीं होना चाहिए, मतलब लॉ ऐसा बनाइए कि जिससे कोई विषय वस्तु प्रभावित न हो। DS नकारा वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन 1983 में ये हमारा एक केस आया था, ये इंपॉर्टेंट केस है सर, इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है सर, नोट कर लेंगे, ठीक है। एक और केस आया था सर, इसमें इसके बारे में बता दीजिए क्या था वो केस? ये था केस श्री रामकृष्ण डालमिया वर्सेस श्री SR तेंदुलकर, जस्टिस दास इसमें एक जज थे। 1958 का एक केस था। इस केस में क्या हुआ था सर? बता देते हैं। इस केस में क्या हुआ था? इस केस में हुआ था कि अगर कोई लॉ रीजनेबल क्लासिफिकेशन के द्वारा केवल एक व्यक्ति पर भी अगर एप्लीकेबल है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है। भाई जस्टिस दास ने यही कहा था कि आप कोई लॉ विधायिका बना रही, अगर कोई एक व्यक्ति पर भी अगर वो लागू हो जा रहा है तो वो बेकार नहीं है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति के भी अधिकारों का हम रक्षा करेंगे, ठीक है सर, बिल्कुल समझ में आ गया। आगे इसमें क्या कहता है? जब भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन को चैलेंज करेंगे तो जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उस व्यक्ति के ऊपर रहेगा जो चैलेंज करता है। भाई आप साबित कीजिए कि कैसे ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा क्या है? सुप्रीम कोर्ट ये मान के चलेगा कि जो विधायिका जो कानून बनाई है वो लोगों को ध्यान में रखकर बनाई है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इसको मान के चलेगा, ठीक है सर। एक स्लाइड खत्म हो गई। अगली स्लाइड क्या है सर? चलिए 10 पेज की और स्लाइड है, उसको भी देख लेते हैं।
अगली स्लाइड हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है। सुप्रीम कोर्ट हमारी कहती है कि विधायिका आज़ाद है कि वो टेरिटरी, ऑब्जेक्ट, ऑक्यूपेशन के आधार पर वर्गीकरण कर सकती है। मतलब कोई व्यक्ति कोई पिछड़े इलाके से आता है, ठीक है, किसी पिछड़े वर्ग से आता है, किसी पिछड़े कार्य से आता है, तो उसके आधार पर उसका वर्गीकरण कर सकती है। किसको अधिकार है? ये विधायिका को अधिकार है, इसको आज़ाद किया गया है। जस्टिस दास ने कहा था कि हम कोई साइंटिफिक फार्मूला नहीं दे सकते हैं, हमारा काम लॉ बनाना नहीं है, हमारा काम सिर्फ लॉ को ये देखना है कि वो कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट या बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं वायलेट तो नहीं कर रहा है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं इसमें, ये भेदभाव पर्सनल लॉ तथा सब्सटेंटियल लॉ में भी हो सकता है। ठीक है सर, इसके अलावा चलिए अगले केस के बारे में बता दीजिए सर। अगला केस क्या है हमारा? अगला केस हमारा है कि ईपी रोयप्पा वर्सेस तमिलनाडु का केस था। इस केस में क्या हुआ था सर, बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने समता की पारंपरिक धारणा को एक युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित है मानने में अस्वीकार कर दिया। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो समानता की जो पारंपरिक धारणा है उसको युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर, मतलब एक बुद्धिमानीपूर्ण वर्गीकरण के आधार पर अगर आप क्या किए हैं, सिद्धांत पर आधारित है, तो उसको मानने से अस्वीकार कर दिया था। किसमें? ईपी रोयप्पा के केस में, और एक नया दृष्टिकोण अपनाया था। ठीक है सर, क्या था नया दृष्टिकोण? इसमें कौन जज थे? इसमें थे जस्टिस भागवती। इन्होंने क्या कहा था कि बहुमत का निर्णय सुनाते हुए यह कहा कि समता एक गतिशील धारणा है, मतलब ये समय समय पर चेंज होती रहती है। जरूरी नहीं है कि जो समानता का अधिकार आज हमारा किसी चीज़ को वायलेट नहीं कर रहा है तो आने वाले समय में भी किसी चीज़ को वायलेट ना करे। ठीक है, वही कह रहे हैं कि जिसके ऊपर अनेक रूप से आयाम होते हैं, परंपरागत और सिद्धांत व सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता है। इनको आप बांध के नहीं रख सकते हैं इस समानता के सिद्धांत को। ठीक है सर, आगे क्या कहते हैं, आर्टिकल 14 की राज्य की कार्यवाही में मनमानेपन को वर्गीकृत करता है और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्तियुक्तता तथा सिद्धांत के समता के सिद्धांत पर एक आवश्यक तत्व तथा जो अनुच्छेद 14 के सर्वमान विद्यमान रहता है। ठीक है सर, इसमें यही कह रहा है कि जो आर्टिकल 14 होती है वो क्या होती है, वो मनमानेपन को कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करता है। ठीक है, वहीं इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि जो समता का सिद्धांत है वो मनमानापन एक दूसरे के क्या होते हैं सर? शत्रु होते हैं सर। शत्रु कैसे होते हैं कि जहाँ कोई कार्य मनमानापन किया जाएगा वहाँ पे असमानता अवश्य होगी। ये कौन कहता है? ये हमारा आर्टिकल 14 कहता है। ठीक है सर, ये कहता है कि आर्टिकल 14 को वहाँ पे अतिक्रमण हो जाएगा। ठीक है सर, अगला केस क्या है सर? अगला केस हम बता देते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसमें क्या हुआ था सर? इसमें हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईपी रोयप्पा के केस पर मोहर लगाते हुए कि समता का सिद्धांत क्या है, क्या आप उसे आर्टिकल 14 में कैद कर सकते हैं? मतलब सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ईपी रोयप्पा के केस पर मोहर लगाते हुए, जो ईपी रोयप्पा के केस में कहा गया था कि समता का सिद्धांत है क्या है, क्या आप उसके आर्टिकल 14 को कैद कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं कैद, क्योंकि ये एक गतिशील प्रोविज़न है। ठीक है, यही कहा गया है कि भाई जरूरी थोड़ी कि जो आज कोई आर्टिकल 14 जो वायलेट नहीं कर रहा है कोई विषय, तो भविष्य में ना करेगा, जरूर कर सकता है। ठीक है, ये इस यूपी रोयप्पा के केस को मुहर लगाते हुए इसमें कहा गया था, मेनका गांधी वाले में। ठीक है सर, अगला क्या है इसमें पॉइंट? सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ट्रिपल तलाक के बारे में निर्णय देते हुए कहा था कि यह अनुच्छेद 25 तथा 26 को वायलेट करता है। ठीक है सर, आर्टिकल 25 और 26 को वायलेट करता है। ठीक है, कौन करता है? ये ट्रिपल तलाक करता है। आगे इसमें क्या है सर? आगे इसमें है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सकारात्मक भेदभाव बोधगम्य होना चाहिए, बुद्धिमानीपूर्ण से भरा होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। एक केस और क्या है सर? मित्तू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें क्या हुआ था सर? इस केस में बता देते हैं। इस केस में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी के जो सेक्शन 303 है उसको अवैध घोषित कर दिया था। क्यों कर दिया था सर? बता देते हैं सर आपको। जो आर्टिकल 302 है इसमें सज़ा थी आपको, आईपीसी का 302 इसमें सज़ा थी आपकी डेथ पेनाल्टी तथा और क्या थी? लाइफ इम्प्रिजमेंट थी। ठीक है, उम्र कैद और मृत्युदंड का था। वहीं 303 में क्या था? 303 में था कि मृत्युदंड, अगर कोई व्यक्ति जेल में किसी व्यक्ति को मार देता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मृत्युदंड दिया जाएगा। तो उसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से आर्टिकल 14 का वॉयलेशन है, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका काम केवल कानून बनाना है, उसको लागू करना नहीं है। ठीक है, किसको कब मृत्युदंड देना है ये हमारा कार्य है। ठीक है सर, इस केस में यही बताया गया था। ठीक है, इसको हमने लिखा है कैसे? आर्टिकल आईपीसी सेक्शन 302 में सजाए मौत तथा आजीवन कारावास तथा इसमें सजाए मौत था, जिसको बाद में इसको हटा दिया गया। ठीक है सर, इसमें हमने वही लिखा है सर, आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है,
अतः सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जिस वर्गीकरण की अनुमति आर्टिकल 14 देता है वह वर्गीकरण मनमाना है। ठीक है, ये आर्टिकल 303 को इंटरप्रेट करते हुए कहा था। इस तरह आर्टिकल 303 जो है वो अवैध है। इसके अलावा कौन सा केस था? इसके अलावा केस था प्रदीप जैन बार यूनियन ऑफ इंडिया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें हुआ था कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया था कि कुछ राज्यों द्वारा राज्य में केवल अधिवास तथा निवास के आधार पर योग्यता मेरिट पर विचार किए बिना आरक्षण MBBS तथा MS MD के पाठ्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए सभी स्थानों पर आरक्षण किया जाना। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा स्टेट है वो, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य में केवल अधिवास निवास इसी के आधार पर या योग्यता मेरिट के आधार पर बिना विचार किए आप किसी को आरक्षण नहीं दे सकते। और किस पाठ्यक्रम में? वो भी ऐसे पाठ्यक्रम में जो MBBS MS तथा MD जैसे पाठ्यक्रम है। ठीक है। इसके अलावा क्या कहता है? इन स्थानों पर आरक्षण किया जाना अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण है। भाई आप ऐसे आप पोस्ट पे आरक्षण कर रहे हैं जो जिनके हाथ में सैकड़ों लोगों की करोड़ों लोगों की जिंदगियां हैं, तो आप इसमें आर्टिकल 14 का कहीं ना कहीं अतिक्रमण होगा। ठीक है सर। अगला इसमें क्या केस है? अगला इसमें केस है कि जस्टिस AN सेठ और रंगनाथ मिश्र का केस था। इसमें क्या हुआ था? इसमें जस्टिस भगवती ने कहा था, बहुमत का निर्णय सुनाते हुए कहा था क्या कि उपयुक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश की योग्यता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि केवल विशेष राज्य के निवास अथवा विशेष संस्था के आधार पर। मतलब आप किसी को योग्यता के आधार पर जो पाठ्यक्रम है इसमें आप आरक्षण दे सकते हैं, आप भर्ती कर सकते हैं। आप कोई निवास स्थान, जन्म स्थान या फिर किसी अन्य आप किसी बेस को आप नहीं बना सकते हैं। ठीक है सर। अगला क्या है पॉइंट? अगला इसमें क्या है? उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए किसी योजना का उद्देश्य योग्यतम व्यक्तियों का चुनाव करना होना चाहिए। ठीक है सर, समझ में आ गया। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि योग्यता केवल निवास या अधिवास के आधार पर निर्धारित नहीं की जा सकती है। आर्टिकल 335 क्या कहता है? ये कहता है कि आरक्षण देने के साथ आपको प्रशासन में एफिशिएंसी को भी ध्यान में रखना चाहिए। प्रशासन की जो एफिशिएंसी है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए आरक्षण देते समय। चलिए सर, आगे क्या है? अगला इसमें बता देते हैं। इसके लिए अनेक बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बातें क्या क्या हैं? पहला, योग्यता में उत्तम प्रज्ञा के साथ साथ तीव्र मस्तिष्क, मूल विषयों तथा गहन ज्ञान तथा कठिन परिश्रम करने के लिए अनंत शक्ति और सामाजिक प्रतिबद्धता और निर्धन व्यक्तियों के लिए त्याग की भावना की बातें आती हैं। मतलब अगर आप कह रहे हैं कि अगर आप इन पाठ्यक्रमों में अगर इस व्यक्ति को आप आरक्षण दे रहे हैं तो इनको ये सुनिश्चित करना होगा कि भाई ये कम से कम 10 साल जाके किसी रिमोट एरिया, किसी गाँव में या देहात में जाके अपनी सेवा करें। तो ऐसी अब ये नहीं है कि आप किनको आरक्षण दे दिए, ये बढ़िया आरक्षण के आधार पर आप बढ़िया डॉक्टर बन के और दिल्ली के मैक्स जैसे हॉस्पिटल में जाके अपनी सेवा दे रहे हैं और कनॉट प्लेस को एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर। अगला क्या है इसमें? अगला पॉइंट इसमें हम देख लेते हैं कि योग्यता के उक्त नियम का बनाकर केवल 2 आधारों पर ही औचित्यपूर्ण हो सकता है। वो 2 आधार कौन से हैं? कि राज्य की विशेष आवश्यकता अर्थात जिन्हें मेडिकल शिक्षा दी जाए वे राज्य में रहें और वहाँ के लोगों की सेवा करें। जैसा भी हमने आपको बताया कि अगर उनको आरक्षण दिया जाता है तो ये 2 आधार हो सकते हैं कि वो वहाँ पे लोगों की सेवा करें। इसके अलावा क्या है कि क्षेत्र का पिछड़ापन, किंतु इस मामले में भी MBBS, ठीक है, कि आरक्षण 70% से अधिक नहीं होना चाहिए। मतलब राज्य जो है 70% तक अपना आरक्षण दे सकती है लोगों को, लेकिन इससे ऊपर नहीं दे सकती है। किसमें? MBBS जैसे कोर्स में। लेकिन MS तथा MD जो है वो निवास के आधार पर प्रवेश के लिए आरक्षण बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। आप इस पोस्ट में नहीं दे सकते हैं आरक्षण कहीं ना कहीं। ठीक है सर। आगे क्या है इसमें? अजय हांसिया वर्सेस खालिद मुजीब का केस था। इसमें क्या हुआ था? जस्टिस PN भगवती इसमें भी थे। इसमें कहा था कि इसमें केवल 2-3 इसमें बच्चों को 2-3 मिनट के लिए इंटरव्यू में नंबर देकर हाई नंबर दिया गया तथा इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश दिया गया। इसमें क्या किया था कि एक कॉलेज था जिसने इंजीनियरिंग में प्रवेश के लिए केवल 2-3 मिनट का इंटरव्यू रखा, उनको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दे दिया और क्या बोलते हैं उनको भर्ती कर लिया, जिसको कि कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कोर्ट में चैलेंज करने के बाद से इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इसमें कहा गया था कि अगर आप 100 नंबर के पेपर में कि केवल 33 नंबर आप केवल इंटरव्यू के लिए रख देते हैं तो ये क्या है? ये आपका पूरी तरीके से मनमानापन है। अतः इंटरव्यू महत्वपूर्ण है, लेकिन इतना भी नहीं है कि आप उसी को केवल आप आधार बना सकते हैं। ठीक है। अतः इसमें क्या है? अतः आर्टिकल 14 का जो वायलेशन है ये, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ज़्यादा नंबर देना है तो टेप रिकॉर्डर करिए। आपको अगर इसी के आधार पर करना तो आप टेप रिकॉर्डिंग करिए, हम सुनेंगे, हम देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं।
ठीक है सर, समझ में आ गया ये केस। आगे केस क्या था? अगला केस था हमारा था AIR इंडिया वर्सेस नरगिस मेरा। इसमें क्या था? इसमें मुख्य रूप से था, इसमें वर्णित मिर्जा एयर इंडिया में थी, अतः एयर इंडिया ने एक सेनानिवृत्त को लेकर गर्दभेड़ शादी को आधार बनाया। मतलब इसमें जो एयर इंडिया थी, इसने एक नियम बनाया कि अगर कोई महिला अगर एयर इंडिया में नौकरी कर रही है तो उसको पहली बात तो शादी नहीं करनी है। इसके अलावा अगर वो शादी कर लेती है तो 4 साल तक उसको कोई गर्भ धारण नहीं करना है। भाई मजाक चल रहा है इस देश में। इसके अलावा क्या करना है, अगर वो 35 साल की उम्र हो जाती है, जरा सी मोटी हो जाती है, वेट गेन कर लेती है, तो उसको फिर रिटायर कर दिया जाएगा। तो इसको क्या किया गया, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। ठीक है, और चैलेंज किया गया तो इसमें फिर क्या हुआ, इसमें रेगुलेशन नंबर 46 और 47 को चैलेंज कर दिया गया। ये रेगुलेशन नंबर किसका था? ये था एयर इंडिया का था रेगुलेशन। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, ये पूरी तरीके से आर्टिकल 14 को वायलेट करता है। आप ये पूरी तरीके से आप प्रावधान कर ही नहीं सकते हैं, ये जस्ट फेयर रिजनेबल बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा ट्रिपल तलाक में क्या हुआ था? ट्रिपल तलाक इसमें क्या हुआ था, इसका इशू आर्टिकल 14 तथा 25 से था। सुप्रीम कोर्ट ने मेजॉरिटी बेंच ने क्या कहा था कि इसमें कौन कौन से जस्टिस थे? जस्टिस रोहिंटन, नरीमन तथा यूयू ललित, ये हमारे जस्टिस थे। इन्होंने क्या कहा था, ट्रिपल तलाक का जो जन्म है वो क्या है, वो 1937 की एक शरीयत एक्ट था उससे होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है तो हम फंडामेंटल राइट के वॉलेशन की कसौटी पर तौल सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स क्या कहता है, अगर कोई भी पुराना लॉ है अगर किसी फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है तो वो नल एंड वाइड हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि हम इसको फंडामेंटल राइट की कसौटी पर तौल सकते हैं क्योंकि हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था क्या वाकई में धार्मिक प्रैक्टिकल है, क्या यह वाकई में धार्मिक प्रैक्टिस है, और यदि है तो क्या वो आर्टिकल 14 को वॉलेट करती हैं? ये सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 प्रश्न थे। अतः इसका गहन अध्ययन करने के बाद से ये पाया गया कि जो ट्रिपल तलाक है वो लीगल साइंटिफिक है। ठीक है, ये लीगल साइंटिफिक है। इसके अलावा इसमें क्या कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि खुद पैगंबर मोहम्मद ने भी 3 तलाक को अवैध बताया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि ये किसी के जीवन को बचाने का एक अपवाद है, लेकिन आप इसे नियम ना बना लीजिए, आप इसको धंधा मत बना लीजिए कि आप एक व्यक्ति 10 शादी 4 शादी कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, अतः यह आर्टिकल 14 को पूरी तरीके से वायलेट करता है और 3 तलाक की जो प्रक्रिया है वो अत्याचार तथा मनमाना है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा, आज के वीडियो में हमने ब्रॉड रूप से आज हमने देखा कि जो हमारा आर्टिकल 14 है वो क्या कहता है। इसमें हमने इक्वलिटी बिफोर लॉ के बारे में पढ़ा, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में पढ़ा। इसके अलावा जो ढेर सारे जो हमने लीडिंग केस थे उसके बारे में भी हमने देखा। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करेंगे तो जो मेंस का एग्ज़ाम है, मेंस के एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रोल प्ले करने वाले हैं अगर ये निबंध में आ गया तो। आर्टिकल 14 को अभी तक आपने किसी भी बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो मुश्किल से आधे पेज में या 1 पेज में पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया, लेकिन हमने आपको टोटल 27 स्लाइड में हमने आप इसको कवर कराया। तो दोस्तों आपको आई होप कि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको आर्टिकल 14 से लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होंगे। तो दोस्तों आई होप कि आपको हमारा वीडियो काफ़ी पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।